बेटा इस सेशन में मैंने आप लोगों से बात करनी है, जो हमारे पास कैश फ्लो चैप्टर आता है उसमें ना कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ बातें लिखी होती हैं और हमें क्वेश्चन की डिटेल को पढ़ के उन एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को डील करना होता है। तो उसके अंदर सबसे पहली जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है मेरे बच्चों, वो आपको देखने को मिलेगी डिविडेंड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? देखो बेटा, डिविडेंड क्या होता है? जब कभी भी एक फर्म प्रॉफिट, एक कंपनी भैया प्रॉफिट कमाती है और कंपनी को उस प्रॉफिट पे अपने शेयर होल्डर्स को कुछ देना होता है, तो जो पैसा हम अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से देते हैं, किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो देखो जरा बेटा, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो होते हैं कंपनी के मालिक। बोलो हाँ या ना। आवाज नहीं आई? यस सर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये बात समझ आती है? अब ओनर्स होने के साथ साथ आप एक बात सोचो कि जब हमें मुनाफा होगा तो हम इस प्रॉफिट को पहले डिस्कस करते हैं शेयर होल्डर्स के साथ कि भैया लेट अस से फॉर एन एग्जांपल कि हमें ड्यूरिंग द ईयर मुनाफा हुआ 10 लाख। कितने लाख? तो इस 10 लाख में से कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के बीच में होना चाहिए डिवाइड, इस प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड होना चाहिए और कितना इसमें से भैया रिटेन्ड अर्निंग्स होनी चाहिए। कहने का मतलब द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर्स एंड विच इज टू बी केप्ट विद द कंपनी। इसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है, इसके ऊपर एक चर्चा होती है। वो चर्चा होती है मेरे बच्चों एजीएम। किसमें? एजीएम में। सर ये एजीएम क्या है? दिस इज एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल बेटा एक मीटिंग होती है टॉप क्लास शेयर होल्डर्स के साथ, जिनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शेयर है भाई कंपनी में। ऐसा नहीं है आपके पास एक शेयर आप जाके कहोगे मैं टाटा मोटर की मीटिंग में बैठूंगा, ऐसा नहीं होता। जिनके पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ भैया शेयर होता है, वो इस मीटिंग के अंदर बैठते हैं। बोलो हाँ या ना। जब वो लोग इस मीटिंग के अंदर बैठते हैं तो ये भैया डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट का कितने पार्ट डिविडेंड के रूप में भाई बटेगा और प्रॉफिट का कितने पार्ट कंपनी अपने पास रिटेन्ड अर्निंग रख सकती है। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? तो ये सारी मीटिंग बेटा ऐसा नहीं है कि अब शेयर होल्डर आ गए बैठ गए तभी सारी बातें होंगी। कुछ कंपनी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो भी है, वो एक डिसीजन पहले ही लेके चलते हैं। तो बेटा जो ये टॉप क्लास मैनेजमेंट होती है, ये शेयर होल्डर्स के सामने अपना एक ओपिनियन रखती है। कहने का मतलब दे प्रपोज अ डिविडेंड। दे प्रपोज अ डिविडेंड। ये कहते हैं कि सर अगर मान लो प्रॉफिट हुआ है 10 लाख, तो कंपनी का ये मानना है, कंपनी इज प्रपोजिंग कि इसमें से हम डिविडेंड पे कर देते हैं 5 लाख। कितने लाख? और बाकी का 5 लाख हम अपने पास रिटेन्ड अर्निंग्स के तौर पे रखेंगे। कहने का मतलब जो हमारे फ्यूचर में काम आ सकेगा। बोलो हाँ या ना। अब इसके ऊपर शेयर होल्डर्स यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, डिसीजन होगा, डिस्कशन होगा। तो दिस डिविडेंड मे गेट अप्रूव, मे गेट अप्रूव। क्लियर है? कोई डाउट है? ये अगर रिजेक्ट होगा तो क्या होगा बेटा? वो कंपनी लॉ की बातें, हमने वो बातें आपके साथ डिस्कस नहीं करनी, सिर्फ एक बेसिक बात है कि भैया पहले प्रॉफिट फाइनलाइज होता है, उस प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड दिया जाएगा ये एक मीटिंग में डिसाइड होता है। और इस मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं? अब देखो, एक साल शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल को। बोलो हाँ या ना। और खत्म कब हुआ? 31 मार्च। खत्म कब हुआ? 31 मार्च। तो बेटा इन 12 मंथ्स के दौरान कितना भी मुनाफा भाई कमाया गया, ये कंपनी को पता लगाने में कम से कम 3, मैक्सिमम कितने महीने का समय देता है लॉ? 6 मंथ्स। कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। कि भैया ठीक है, आप अपने रिटर्न वगैरह फाइनलाइज कर लो, आईटीआर भाई हमें भाई बता देना। यही बात है, यही यही हमने पढ़ा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? क्योंकि एकदम तो भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या नहीं देगा ना कि भाई साहब सब कुछ स्टॉप कर दो, बिल्कुल ऑपरेशंस बंद, 31 मार्च को सारे अकाउंट फाइनलाइज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। स्टॉक टेकिंग में समय लगता है, कुछ एंट्रीज बाद में रिकॉर्ड करनी रह जाती है, ऑडिट कंडक्ट होता है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं अकाउंटेंट की जो रेक्टिफाई करनी होती है। तो इट टेक्स सम सॉर्ट ऑफ टाइम। तो जिन कंपनीज के टर्नओवर थोड़ी कम है उनको 3 महीने का समय दिया जाता है, जिनकी जिनकी थोड़ी ज्यादा है उनको 6 महीने का समय दिया जाता है कि आप अपना प्रॉफिट वगैरह फाइनलाइज कर लो। अब एक बात समझ, अगर एक ईयर है जो 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2021 में खत्म हुआ, तो हमारा अगर ईयर चल रहा है 2021, ईयर क्या चल रहा है? 2021। इस ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर और पे, डिक्लेयर और पे कब होगा? इसका डिविडेंड डिक्लेयर होगा 2021 और पे भी होगा 2021 2022 में। कहने का मतलब
इस ईयर के प्रॉफिट पे कितना डिविडेंड देना है ये डिक्लेयर, कहने का मतलब फाइनलाइज अगले साल ही तो होगा, बोलो हाँ या ना। क्योंकि इन 12 महीनों के दौरान तो +3 या फिर 6 महीने करके हम 122 में लैंड हो गए, बोलो यस और नो। तो इस साल के कितने प्रॉफिट पे कितना डिविडेंड बन रहा है ये हमें पता कब पड़ा भाई, पता कब चला 21-22 में। हमने ये डिविडेंड हम पे भी भाई कब करेंगे 21-22, बोलो हाँ या ना। किसी को कोई डाउट? हमें करंट ईयर के डिविडेंड की वैल्यू कब पता चलेगी? नेक्स्ट ईयर। कब पता चलेगी? नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? तो अब आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है और वो आपको कुछ इस तरीके की भैया बात बताए कि जी डिविडेंड ऑफ द ईयर, मान लीजिए आपका करंट ईयर चल रहा है 2021, वो कह रहा है डिविडेंड ऑफ द ईयर 2021 वाज ₹5 लाख, वाज ₹5 लाख। तो ये करंट ईयर का डिविडेंड है 5 लाख, मगर ये डिविडेंड अकाउंट कब होगा, ये डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ होगा 21-22, ये डिविडेंड पे कब हुआ होगा 21-22। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 2021 की, तो हम इस डिविडेंड को जो कि डिक्लेयर भी अगले साल होगा पे भी अगले साल होगा, इसको हम अकाउंट नहीं करते, इसको हम अकाउंट नहीं करते। हम करंट ईयर के अंदर अकाउंट करते हैं डिविडेंड ऑफ द ईयर 1920, डिविडेंड ऑफ द ईयर 1920। कहने का मतलब करंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को वैल्यू देंगे, हम करंट ईयर के डिविडेंड को वैल्यू नहीं देंगे। बोलो आपको भैया बात समझ आती है? इस बात का सिंपल सा लॉजिक है कि करंट ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर पता पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही अकाउंट फाइनलाइज होंगे, एजीएम होगी, प्रॉफिट पे डिस्कशन होगा, जो कुछ भी होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा। तो करंट ईयर के डिविडेंड की हमें करंट ईयर में वैल्यू भी नहीं पता थी, वो पता पड़ती नेक्स्ट ईयर। हमें इस साल में 20-21 में वैल्यू पता पड़ेगी 19-20 के डिविडेंड की, हम पे करेंगे 19-20 के डिविडेंड को, इसलिए हम अपनी किताबों में 19-20 के डिविडेंड को ही वैल्यू देते हैं। बोलो बेटा दिक्कत और परेशानी? क्लियर है? कंफर्म है? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बात भैया समझ आ गई होगी। क्वेश्चन में हमारे को अगर करंट ईयर का डिविडेंड गिवन है उसे हमने इग्नोर करना है, ये बात आप लिख भी लो मेरे साथ साथ कि जी प्रपोज्ड डिविडेंड of the current year is not recorded in the cash flow statement, but dividend of the previous year, dividend of the previous year is दो ट्रीटमेंट। पहला, डिडक्टेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि यही वो डिविडेंड है जो इस साल में पे होगा। दूसरा, एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज while dealing with appropriations against profit। कहने का मतलब वर्किंग, ये बता बात मैंने आपको लास्ट भाई वीडियो में भाई बताई भी थी लास्ट क्लास में, बोलो हाँ या ना। मैंने आप लोगों को क्या बात बेटा बताई थी, जरा इधर ध्यान दो एक बारी बेटा, बात समझ लो। मैंने आप लोगों को भैया लास्ट एक बात बताई थी कि हम लोग अपने पास वर्किंग नोट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट। और वो वर्किंग नोट एप्रोप्रिएशंस के लिए बनता है, बोलो यस और नो। डिविडेंड पे करना इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन? डिविडेंड पे करना चार्ज या एप्रोप्रिएशन? व्हाट आर एप्रोप्रिएशंस? वो पेमेंट जो कि तभी पॉसिबल होती है जब हमारे पास प्रॉफिट होता है।
हम शेयर होल्डर को डिविडेंड कब देंगे? जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। तो इसलिए अगर कोई डिविडेंड हमने पहले अपनी किताबों में माइनस कर लिया एज अ भाई खर्चा, तो आज उसको हम ऑपरेटिंग के वर्किंग नोट में क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। और डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसलिए फाइनेंसिंग में क्या होगा? प्लस या माइनस? माइनस। पैसा आया गया, गया, इसलिए फाइनेंसिंग में माइनस, इसलिए फाइनेंसिंग में माइनस। बोलो कोई डाउट? ये बेटा सारी बात क्लियर है? ठीक है भाई। प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करेंट ईयर को ट्रीट करना है कि नहीं करना? प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करेंट ईयर को ट्रीट नहीं करना, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर को ट्रीट करना है। कहां कहां पे? फाइनेंसिंग में माइनस और ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस और ऑपरेटिंग में प्लस। फेयर इनफ? चलो और बेटा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारे पास एक डिविडेंड और कभी कभार क्वेश्चन में मेंशन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरिम या फिर इंटरिम डिविडेंड, व्हाटएवर यू नेम इट, इंटरिम या फिर इंटरिम डिविडेंड। क्या होता है बेटा ये डिविडेंड? ये डिविडेंड ना हमारे पास किसी से प्रपोज करके पूछा नहीं जाता, ये कंपनी किसी भी शेयर होल्डर से पूछती नहीं है। ये होता है सडन डिक्लेयर एंड पे, सडन डिक्लेयर एंड पे। तुरंत ही कंपनी ने सोचा कि भाई सर डिविडेंड दे देना चाहिए और तुरंत ही डिविडेंड दे दिया, कहानी खत्म। सडन डिक्लेयर कर दिया, सडन पे कर दिया। अगर हमें इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में मेंशन्ड है, अगर हमें क्या मेंशन है क्वेश्चन में? इंटरिम डिविडेंड। इस बात का भैया मतलब क्या है कि 2021 में ही ये डिक्लेयर भी हो गया और 2021 में ही ये पे भी हो गया। तो इसको हम भाई साहब अपनी किताबों में ट्रीट करेंगे सेम, फाइनेंसिंग में प्लस या माइनस? माइनस। और ऑपरेटिंग में प्लस, और ऑपरेटिंग में प्लस। बोलो भाई कोई दिक्कत, कोई डाउट, को परेशानी? ये बात भैया हम मान के चलते हैं कि इंटरिम डिविडेंड जिस साल का है उसी साल में पे और डिक्लेयर हुआ है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर वाली कोई भी बात नहीं है। हमने यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड में भैया क्या सीखा था कि पिछले साल वाले डिविडेंड को ही डील करना है, करंट ईयर के डिविडेंड को डील नहीं करना। मगर इंटरिम डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड में ऐसा नहीं है, जिस साल का है उसी साल में इसको डील कर सकते हैं। बोलो कोई डाउट? क्लियर? ये हो गया बेटा इंटरिम डिविडेंड के बारे में। मेरे को आप लोगों को एक और एडजस्टमेंट के बारे में भैया बताना है जो पेपर के अंदर आ जाती है, जो कि है प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड। प्रोविजन फॉर टैक्स। मुझे बताओ टैक्स पे करना कंपलसरी है या नॉन कंपलसरी? कंपलसरी है। अच्छा मुझे बताओ टैक्स पे करना चार्ज या फिर अप्रोप्रिएशन? वेरी, हाँ एक बच्चा बोला अप्रोप्रिएशन क्योंकि वो अपने घुटनों का प्रयोग कर रहा है, बाकी बच्चे तो दिमाग और दिल का प्रयोग वही करने लग रहे हैं ना शायद। मुझे बताओ अगर आपको बिजनेस में लॉस हो जाएगा, क्या तब भी आपसे सरकार इनकम टैक्स मांग लेगी? नहीं दे आना ना मेरे बच्चे, क्योंकि आप तो कह रहे हो चार्ज देना कंपलसरी है। बोलो इनकम टैक्स कब दोगे? इन द केस ऑफ लॉस या इन द केस ऑफ प्रॉफिट? जब प्रॉफिट होगा तभी पे करोगे। तो चार्ज है अप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन। प्रोविजन फॉर टैक्स इज एन एप्रोप्रिएशन। बट अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है तो आप इससे भाई साहब मुंह नहीं फेर सकते। दिस इज योर लायबिलिटी, दिस इज योर लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। तो देखें बेटा इसका अकाउंट हमें बनाना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्योंकि विदाउट प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट हम कुछ वैल्यूज को निकाल नहीं पाएंगे। इधर देखें भाई जरा, प्रोविजन फॉर टैक्स एसेट या लायबिलिटी? प्रोविजन फॉर टैक्स एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस सी, सॉरी बाय बैलेंस बी, बाय बैलेंस बीटी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। बोलो हाँ या ना? आवाज नहीं आई, ठीक है। और अगर क्लोजिंग बैलेंस होगा तो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं टू बैलेंस सी। फेयर इनफ? फेयर इनफ? मान के चलिए बेटा कुछ ऐसी हमें वैल्यूज गिवन है, यहाँ पर हमें भैया 80,000 गिवन है, यहाँ पे हमें 1,00,000 गिवन है। अब नॉर्मली किसी भी अकाउंट की भैया प्रिपरेशन के वक्त आपको पहले से यही सिखाया गया कि हम इसमें अब कर देंगे बैलेंस। क्या कर देंगे? बैलेंसिंग। अगर ये बैलेंसेस वही गिवन है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय पी एंड एल, और यहाँ पे 20,000 रुपए की हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। मगर मगर इस अकाउंट में ऐसा नहीं, इस अकाउंट में ऐसा नहीं होता। सर कहना क्या चाहते हो? बेटा खुद सोचो। अगर आप कह रहे हो टैक्स पे करना आपकी लायबिलिटी है, भाई सरकार को अपने इनकम टैक्स देना है, तो विदाउट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स का सरकार ने आपको बिजनेस करना अलाउ किया होगा? नहीं किया होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो ओपनिंग में हमारे पास बैलेंस रहा होगा वो ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे जरूर हुआ होगा। यहाँ पर हमने लिखा होगा टू बैंक, दिस इज प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया 80,000। कितने हजार? 80,000। बोलो भाई डाउट, बोलो भाई डाउट। सर समझ नहीं आया। बेटा सुनो ना, क्या आप टैक्स की पेमेंट के बिना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं?
कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना मेरे भाई। अगर आपको लग रहा है 80,000 रुपए टैक्स पे करना, अगर आप अपनी किताबों में उसकी लाइबिलिटी शो कर रहे हो तो 80,000 रुपए आपने पे किया ही होगा ना। विदाउट पेमेंट तो कहानी नहीं बनी होगी। अगर आज ये 1 लाख रुपए का आपको लग रहा है कि भाई साहब हमारी लाइबिलिटी दोबारा से आ रही है, तो वो कहां से आ रही है? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर आपको ऐसा लगा होगा कि अब नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास पी एंड एल के अंदर एक प्रोविजन बना लेते हैं, मेड कर लेते हैं 1 लाख रुपए का, क्योंकि अगले साल का इनकम टैक्स हमें 1 लाख रुपए देना है। बोलो हाँ या ना? यस और नो? हमें अगर यहां पर सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स की पेमेंट हुई है कि नहीं हुई? हुई है। प्रोविजन फॉर टैक्स की पेमेंट हुई है कि नहीं हुई? हुई है। हम ये मान के चलेंगे अगर ये 80,000 रुपए हमें यहाँ पे गिवन है, तो इस 80,000 रुपए की यहाँ पे पेमेंट हुई ही होगी। विदाउट पेमेंट हम बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। सरकार ने भाई साहब लीगल ऑब्लिगेशन लगा देनी है, बिजनेस को बैन कर देना। समझ आ गई बात? क्लियर है? अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, तब भी ये एडजस्टमेंट्स जाती हैं। कैसे जाती हैं जरा बात को भैया समझना। यहां पर पे हुआ, पैसा आया गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये होगा ऑपरेटिंग में माइनस। क्या होगा ऑपरेटिंग में? माइनस। मगर सर अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है कंपनी की फॉर्म में, तो सर टैक्स का रेट अलग है। वो काम कर रहा है एक इंडिविजुअल की फॉर्म में, तो सर टैक्स का रेट अलग है। वो सर काम कर रहा है अगर एक पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में, तो सर टैक्स का रेट अलग है। और सर टैक्स पे करना इज एन अप्रोप्रिएशन, टैक्स पे करना इज एन अप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट में पहले क्या हो गया होगा? माइनस। अब क्या करेंगे? प्लस। तो ये ऑपरेटिंग में ही वर्किंग नोट, कहां पे? वर्किंग नोट में होता है प्लस। वर्किंग नोट में होता है प्लस। बोलो बेटा दिक्कत और परेशानी? क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। बेटा अब अगर हमें क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कुछ बातें गिवन है, जैसे देखें हमें गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स का जो भैया ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ रहा है, हमने भाई कितना लिया था? 80,000। कितना लिया था? 80,000। तो मान लेते हैं कि हमें यहां पर वही बैलेंस गिवन है कि जी बाय बैलेंस बी डी 80,000, और यहां पर भैया हमें गिवन है टू बैलेंस सी डी 1 लाख। सेम इंफॉर्मेशन गिवन है, मगर क्वेश्चन में एक एडिशनल लाइन लिखी है कि जी इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड इज ₹60,000। क्वेश्चन कह रहा है हमने ड्यूरिंग द ईयर भैया कितना इनकम टैक्स पे करा? 60,000। कितना पे करा? 60,000। अब क्या आप इस बात को इग्नोर कर दोगे? क्या आप इस बात की भैया रट लगा लोगे कि नहीं सर 80 की लाइबिलिटी थी, 80 ही पे हुआ होगा? जब क्वेश्चन कह रहा है कि पेमेंट कितनी हुई? 60, तो आप कितनी पेमेंट दिखाओगे यहाँ पे? 60। इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना खास। बोलो हाँ या ना? दिस इज इनकम टैक्स का प्रोविजन पेड, इनकम टैक्स का प्रोविजन पेड। अब अपने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,60,000 रुपए इधर आ रहा है, इधर भी 1,60,000 रुपए बनाने के लिए हमने 80,000 की बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये आ गया हमारे पास बाय पी एंड एल, दिस इज द प्रोविजन मेड, दिस इज द प्रोविजन मेड। बोलो भाई कोई डाउट? अच्छा ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट्स ये पे हुआ, पैसा आया गया? आया गया? गया। प्लस माइनस माइनस, कहां पे माइनस? ऑपरेटिंग में लास्ट में हम इसे माइनस करके दिखाते हैं। अच्छा ये जो हमने भाई पी एंड एल में भाई बनाया है, ये चार्ज है अप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन, क्योंकि अगर हमने 1 लाख रुपए का खर्चा अपना इनकम टैक्स का माना है, तो कब माना होगा? जब हमें प्रॉफिट हुआ, जब हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये एप्रोप्रिएशन है, तो इसको हम क्या करेंगे? पहले माइनस हो गया तो अब प्लस। कहां पे? ऑपरेटिंग के वर्किंग, ऑपरेटिंग के वर्किंग। बोलो भाई डाउट? चलूं आगे। बेटा एक लास्ट एडजस्टमेंट आप लोगों को समझनी है जो क्वेश्चंस के अंदर आती है, फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिससे आप इन एडजस्टमेंट्स के ऊपर एक भाई परफेक्शन ला सकें। वो है बेटा प्रिपरेशन ऑफ मशीनरी अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ मशीनरी अकाउंट। दिस इज पॉइंट नंबर 4। बेटा ये जो मशीनरी अकाउंट की प्रिपरेशन है ना, ये हमारे पास एक्चुअली हमारे कोर्स में दो तरीके से होती है। एक तरीका वो जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, और दूसरा तरीका वो जहां पर मशीनरी अकाउंट के साथ साथ हमें बनाना पड़ रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप लोगों ने भी ये चीजें देखी हैं? बोलो हाँ या ना? तो फिलहाल जो मैं आप लोगों के साथ बेटा मेथड डील कर रहा हूं उसमें है ओनली मशीनरी अकाउंट। क्या है? ओनली मशीनरी अकाउंट। अगर है तो बताओ मशीनरी क्या है, एसेट या लाइबिलिटी? एसेट का बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड? डेबिट साइड, क्योंकि जिसका जो बैलेंस होता है उसका ओपनिंग बैलेंस उसी साइड आता है।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पे लिख दिया भाई साहब बाय बैलेंस सीडी। बोलो जी कोई डाउट? कंफर्म? मशीनरी खरीदी, मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई कम हो गई? बोलो, आवाज नहीं आई। मशीनरी को खरीदूंगा, मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई कम हो गई? बढ़ गई। डेबिट पे क्रेडिट पे? डेबिट पे। तो यहां लिखते हैं हमने टू बैंक इफ देर इज अ परचेज ऑफ मशीनरी, और क्रेडिट पे लिखेंगे बाय बैंक इफ देर इज अ सेल ऑफ मशीनरी। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन लगने के कारण मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां लिखते हैं हम बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगर भाई मशीनरी बेचते बेचते लॉस हो गया तो इस साइड पे लिखते हैं बाय पी एंड एल लॉस, और अगर प्रॉफिट हो गया तो इधर लिखते हैं टू पी एंड एल प्रॉफिट। बोलो भाई कोई डाउट? क्लियर? बेटा इस तरीके से मशीनरी अकाउंट हमारे पास बनाया जाता है। जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उन्हें भैया पुट करके जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलनी है वो हम निकाल लेते हैं। कोई डाउट है किसी को? कंफर्म? चलूं आगे? बोलो मेरे बच्चे, डाउट है तो पूछ लो। चलूं आगे? ठीक है। अब देखिए, जर्नली क्वेश्चंस में क्या देखा जाता है, आपको ये बीडी की वैल्यू क्वेश्चन से मिल जाएगी बैलेंस शीट से, आपको ये सीडी की वैल्यू भी भैया क्वेश्चन में बैलेंस शीट से मिल जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। वहां पर वो कहता है कि मशीनरी हमने बेच दी जिसकी कॉस्ट इतनी थी, तो प्रॉफिट या लॉस और डेप्रिसिएशन आप यहां पे लिख लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको भैया निकल कर आती है बैलेंसिंग फिगर परचेज की। किसकी? परचेज की। आपको इसको डील करना होता है। कभी कभार वाइस वर्सा, या कभी मैं क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ डील कर दूंगा। पहले भैया कंसेप्ट समझ लेते हैं। लास्ट है बेटा हमारे पास, जब हमारे पास मशीनरी अकाउंट भी बनेगा। कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनेगा। अच्छा जी, मशीनरी क्या है? एसेट का बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड? डेबिट साइड। भाई प्रोविजन, प्रोविजन प्रोविजन क्या है? लाइबिलिटी। प्रोविजन क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। ये बात अभी भैया हमने डील करी थी ऊपर भी। एक और हमने प्रोविजन डील करा था, कौन सा प्रोविजन था वो? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को हमने क्या माना था? अपना लाइबिलिटी माना था। तो यहाँ पे ये भी हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी ही है। बोलो बच्चों डाउट? कंफर्म? अब देखिए इधर, फटाफट डाउट आए भाई तुरंत पूछना। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं टू बैलेंस बीडी, किसी के पेट में दर्द? मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय बैलेंस सीडी, किसी के पेट में दर्द? मैं अगर यहां पे लिख दूं बाय बैलेंस बीडी, किसी के पेट में दर्द? यहां लिख दूं टू बैलेंस सीडी। कंफर्म? समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखिए, whenever we prepare provision for depreciation account, हम वो इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हम अपनी मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। हम अपने मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। सर ये क्या बात हुई? बेटा सुन, जस्ट इमेजिन आपकी खुद की फर्म है, आपने भाई साहब बैलेंस शीट बनाई। मेथड नंबर 1, आपने लिखा कि जी मेरे पास बिल्डिंग है जो मैंने खरीदी थी 10 लाख रुपए की, मगर आज ना उसके अंदर डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो मशीनरी की वैल्यू कम हो चुकी है 1 लाख। कितनी? 1 लाख। तो रिमेनिंग जो मेरे पास मशीनरी की वैल्यू बची है वो बची है 9 लाख। कितनी बची? 9 लाख। यही अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो विद द हेल्प ऑफ मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, तो यहां पर आप भैया क्या कह रहे हो? यहां पर आप कुछ इस तरीके से कह रहे हैं, इधर ध्यान दें कि जी बिल्डिंग की वैल्यू है 10 लाख, बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख, और इसके ऊपर आप इस साइड दिखा रहे हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख। मुझे बताओ रियल में इन दोनों केसेस में क्या मशीनरी की वैल्यू पे कोई चेंज है? मशीनरी की वैल्यू ऊपर भी कितनी? 9 लाख। यहां पे भी भाई कितनी? 9 लाख। सिर्फ डेप्रिसिएशन को हमने माइनस ना करे, भाई माइनस ना करके अपनी लाइबिलिटी साइड पे शो कर दिया। मगर जिस बंदे को अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है वो क्या देख पा रहा है? वो कह रहा है बिल्डिंग 9 लाख और बिल्डिंग 10 लाख। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो हम कभी कभार इसे मान लेते हैं बेटर प्रेजेंटेशन का तरीका। क्या मान लेते हैं? बेटर प्रेजेंटेशन का तरीका, क्योंकि इसमें हमें फायदा हो रहा है लॉस हो रहा है? फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है लॉस हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो इसीलिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। हम अगर ये चाहते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग, जो मशीनरी, जो एसेट है
वो भैया ओरिजिनल कॉस्ट पे चलती रहे। किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। जिस पे खरीदी थी उसी वैल्यू पे हम उसे भाई किताबों पे रिकॉर्ड करेंगे, तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला तरीका फॉलो करते हैं। क्लियर है? कंफर्म है? अब देखिए, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर ही सारा का सारा डेप्रिसिएशन यहाँ पे भाई साहब लगाते हैं। हम इधर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, इधर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। बोलो कोई डाउट? क्लियर? ये भाई साहब डेप्रिसिएशन कौन सा है, ध्यान से इधर देखें। ये डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल हमारे पास जो मशीनरी रही उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन, जितनी भी भाई मशीनरी रही उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन यहां पर लिखा जाता है। बोलो कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? अच्छा, जब हमारे पास मशीनरी बिक जाएगी, मशीनरी बिक जाएगी तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई कम हो गई? अगर मशीनरी भाई बिक जाएगी, मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई कम हो गई? कम हो गई। मशीनरी बिक गई, मशीनरी चली गई तो मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। मशीनरी भाई एसेट है, बोलो हाँ या ना? एसेट का बैलेंस डेबिट, वो कम हो गया चला गया तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट पे। तो अगर मैं यहां लिख रहा हूं बाय बैंक सेल वैल्यू, क्या किसी के पेट में दर्द है? मगर मुझे पता लगाना है इस मशीनरी को बेचते टाइम मुनाफा हुआ या घाटा, मुनाफा हुआ या? कैसे पता लगता है? ऐसे पता लगता है कि भाई साहब मशीनरी बेचते हुए मुनाफा हुआ या घाटा जब मैं लिखता हूं मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन टिल डेट, तब मेरे पास निकल कर आती है वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल की आज जिस दिन मशीनरी बिक रही है उस दिन उसकी वैल्यू कितनी है? बोलो यस और नो। और इसको मैं कंपेयर करता हूं सेल वैल्यू से। किससे भैया कंपेयर करता हूं? सेल वैल्यू से। तो माइनस मैं कर देता हूं सेल वैल्यू। अगर ये आंसर मेरे पास नेगेटिव ही आ रहा है तो भैया सेल वैल्यू ज्यादा है। तो क्या है? सेल वैल्यू ज्यादा है, तो हुआ मुझे प्रॉफिट। क्या हुआ? प्रॉफिट। बट अगर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, कहने का मतलब वैल्यू ज्यादा थी और सेल वैल्यू कम है, तो मुझे क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया? लॉस। बोलो बेटा बात समझ आई? बोलो। अब देखो एक जादू होने वाला है, जिसको अकाउंट्स की थोड़ी सी भी नॉलेज है उसे तो बढ़िया समझ आएगा, जिसको नॉलेज नहीं है ये बात बार बार बैक करके समझने की कोशिश करना। ध्यान से सुनो, कुछ भी काम कर रहे हो छोड़ दो, इधर 100% बाई टेंशन। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इस मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे है। बोलो हाँ या ना? आवाज नहीं आई? Yes, sir. कंफर्म? Yes. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इस मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे है। बोलो यस और नो? Yes, sir. अगर डेप्रिसिएशन टिल डेट माइनस में है तो मैं आप कौन सी साइड पे लिखूं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट पे लिखना है। क्रेडिट पे लिखना है। क्रेडिट पे क्या लिखा जाएगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन टिल डेट है वो तो मशीनरी अकाउंट में है ही नहीं, वो कौन से अकाउंट में है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। वहां से निकालकर यहां लिखते हैं, वहां से निकालकर यहां लिखते हैं। तो जब वहां से निकालकर हम यहां लिखते हैं तो यहां लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और जब मशीनरी के क्रेडिट पे पीएफडी, मशीनरी के क्रेडिट पे पीएफडी, इस बात को क्या बोलते हैं? इंटर अकाउंट पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटर अकाउंट पोस्टिंग। मशीनरी के क्रेडिट पे पीएफडी, तो पीएफडी के, इधर देखें, पीएफडी के डेबिट पे मशीनरी, पीएफडी के डेबिट पे यहां पर हम लिखते हैं टू मशीनरी। बोलो भाई से कोई डाउट? क्लियर? ये जो दोनों की वैल्यूज हैं ये सेम या डिफरेंट? इन दोनों की वैल्यूज, इन दोनों की वैल्यूज सेम या डिफरेंट? सेम। इन दोनों की वैल्यूज क्या रहेंगी? सेम। ये लिखा क्यों है यहाँ पे? ये है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड टिल द डेट ऑफ सेल, टिल द डेट ऑफ सेल। बोलो बेटा कोई डाउट? कंफर्म? चलूं? ठीक है, इधर देखिए। अब अगर भाई साहब मशीनरी बेचते बेचते मुझे सेल वैल्यू तो मैंने ऊपर रिकॉर्ड कर ली है, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? सेल वैल्यू देखो मैंने कौन सी साइड रिकॉर्ड करी, जब एक चीज माइनस करनी थी वो क्रेडिट पर आई है, तो दूसरी चीज भी माइनस करनी थी तो वो भी कहां लिखूंगा? क्रेडिट पे। वो भी कहां लिखूंगा? क्रेडिट पे। बोलो यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो फाइनली अब अगर भाई साहब मेरे को प्रॉफिट हो गया तो मैं यहां लिखता हूं टू पी एंड एल प्रॉफिट, और अगर मुझे लॉस हो गया तो मैं यहां लिखता हूं बाय पी एंड एल लॉस, बाय पी एंड एल लॉस। बोलो मेरे बच्चों। तो देखें भैया अमाउंट कितने पोस्ट होते हैं? ओपन, अच्छा यहां पर अगर बैलेंसिंग फिगर भी बच सकती है
टू बैंक परचेज, टू बैंक परचेज। तो देखिए भाई मशीनरी अकाउंट में क्या क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस, मुनाफा, परचेज, सेल वैल्यू, पीएफडी, लॉस और क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे चार वैल्यू आती है, ओपनिंग, क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, और वो डेप्रिसिएशन जो कि लगा है ऑन मशीनरी सोल्ड। कब तक का डेप्रिसिएशन, टिल द डेट ऑफ सेल, टिल द डेट ऑफ सेल। ठीक है, तो बेटा ये कुछ कॉमनली कैश फ्लो में आने वाली एडजस्टमेंट्स हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ तकरीबन ये बेटा चार एडजस्टमेंट्स डील करने की कोशिश करेंगे। मेनली प्रोविजन फॉर बाई प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और मशीनरी अकाउंट इंक्लूसिव ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ही हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एंड द वीडियो लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 30 मिनट्स। सो आई गेस इसको मैं यहाँ रोक देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके साथ के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके चलूंगा। ठीक है, बाय बाय।